Great good morning to all. I welcome all of you in Magadputra UPSC. Great good morning to all. जैसा सभी को मालूम है कि किस प्रकार से हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की जाती है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और किस प्रकार से अगस्त प्लान के बाद कैबिनेट मिशन आते हैं, कैबिनेट का प्रपोजल आता है, उसके बाद जो है हमारा जो पूरा का पूरा जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन तैयार होता है, उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कि चेंजेस मेड बाय इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। देखिए, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के गठन के बाद एक एक्ट आता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो उस एक्ट के बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली के पावर्स, प्रिविलेज, उसकी शक्तियों में क्या क्या बदलाव आते हैं, आमूल चमूल 3 बेसिक जो चेंजेस थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और किस प्रकार से जो है हमारा जो है ना कंस्टिट्यूएंट असेंबली फंक्शंस को जो है सुचारू रूप से प्रारंभ करती है, स्टार्ट करती है। तो सबसे पहला जो कह सकते हैं ना कि सीनियोरिटी के आधार पर जो चेयरमैन नियुक्त किए गए थे वो थे सच्चिदानंद, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद। उसके बाद जो है चेयरमैन का इलेक्शन होता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन बनते हैं, ठीक है। ये मतलब क्लियर हो गया। आगे जाकर जितने भी सब कमेटी वगैरह ऑर्गेनाइज होती है, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन जैसे डॉक्टर अम्बेडकर को बनाया जाता है, इसी प्रकार जो है माइनॉरिटी कमेटी होती है, बहुत सारे कमेटी और सब कमिटीज का गठन किया जाता है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो है कि इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आने के बाद क्या आमूल चमूल 3 बेसिक जो चेंजेस लाए गए और यह कितना दिन चला, पूरा जो है हमारा कह सकते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली कितने दिन फंक्शंस किया, कार्य किया, इसके बारे में। तो सबसे पहले जो चेंजेस थे उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जो पहला चेंज आया वो आया कि असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड फुली सोवरेन बॉडी। कंस्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है, एक पूरी की पूरी तरह से एक सोवरेन बॉडी मतलब जिसके पास अपनी संप्रभुता हो। संप्रभुता इन द सेंस कि जो अपने निर्णय बिना किसी बाहरी या आंतरिक लोगों के हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से ले सके, जो इंडिपेंडेंट हो, जो सोवरेन हो, जो कह सकते हैं ना कि जो डिग्निफाइड बॉडी कह सकते हैं, संप्रभुत्व संपन्न एक संस्था। तो इसे एक सोवरेन बॉडी का जो है दर्जा दिया गया आफ्टर पासिंग द एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। तो फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत के कंस्टिट्यूएंट असेंबली के पास अब यह शक्ति इसके पास निहित हो गई कि अब यह किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान का निर्माण कर सकता है। अब इसके हाथों में है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के हाथों में है कि यह किस प्रकार के जो है अपने राष्ट्र के लिए संविधान का निर्माण करता है और रूल्स एंड रेगुलेशन को ऑर्गेनाइज करता है। साथ साथ एम्पावर टू एब्रोगेट अल्टर एनी ब्रिटिश लॉ, इसके साथ साथ ब्रिटिश के किसी भी अब तक का जैसे 200 सालों का उसका पीरियड रहा, तो अब तक के जितने भी रूल्स, रेगुलेशन, रिफॉर्म्स, एक्ट, लॉ, नियम, कानून जो भी हैं उसे अगर चाहे तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली एम्पावर्ड मतलब उसके पास शक्ति अब आ चुकी है इस एक्ट के पारित होने के बाद कि दे कैन एब्रोगेट, ठीक है, और अल्टर एनी ब्रिटिश लॉ, ठीक है। वह किसी भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को या तो वो रद्द कर सकती है या उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं, जैसे अभी अमेंडमेंट होते हैं। तो मान लीजिए कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कि जो ब्रिटिश काल से चले आ रहे हैं, तो उस वक्त जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बैठी उसके पास ये पावर था, चाहे तो उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन ला सकते हैं या पूरी की पूरी उसे हटा सकते हैं, उसे रद्द कर सकते हैं, ठीक है। आगे है कि बिकम अ लेजिस्लेचर, तो ये पहला जो है पावर्स या फिर कह सकते हैं चेंजेस जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली में आफ्टर पासिंग इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। दूसरा है बिकम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। देखिए, लेजिस्लेटिव बॉडी इन द सेंस कि जो कि विधायिका कार्य करती है। तो हमारे पास 3 तरह के जो है मुख्यतः बॉडी होते हैं। पहला जो बॉडी है हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी, दूसरा एक्सिक्यूटिव एंड तीसरा जुडिशियरी। सबसे पहला है कि मतलब जो नियम कानून को बनाती है, दूसरा है कि जो नियम कानून को इंप्लीमेंट कर दिया, जो हमारा जुडिशरी बॉडी है वो कह सकते हैं कि न्यायपालिका जो पूरे के पूरे देखती है कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है बनाते समय जो है बेसिक जो कह सकते हैं डॉक्ट्राइन या फिर बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर जो अमूल चमूल जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब जो है
सिटीजन को मिलना चाहिए या फिर उस अकॉर्डिंग बनाया गया है या नहीं, या रूल्स एंड रेगुलेशन को एक प्रकार से कह सकते हैं एज ए गार्जियनशिप तो जुडिशरी का काम हुआ है, एक्सिक्यूटिव विंग का काम है कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो बन गए हैं उसे एक्सिक्यूट कराना, उसका क्रियान्वयन कराना, उसे इंप्लीमेंट कराना। लेजिस्लेटिव बॉडी का है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। तो ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली को जो है उसको एक पावर दिया गया एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब अब वह नियम कानून अपने राष्ट्र के लिए, इस भारत के लिए वो बना सकती है। साथ साथ जो है मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण तो कर ही रही है, इसके लिए ही तो उसकी स्थापना की गई कंस्टिट्यूएंट असेंबली, टू कंस्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट इनैक्टिंग ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी लॉ इन द सेंस जैसे भी रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं तो ऑर्डिनरी लॉ कोई भी जैसे प्रोविजंस अपने जैसे देश के लिए वो बना सकते हैं, कोई भी चीजों से संबंधित, ठीक है। तो ऑर्डिनरी जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे और लॉ थे, अब वो अभी कंस्टिट्यूएंट असेंबली ही फ्रेम करेगी, ना कि ब्रिटिश लेजिस्लेचर। तो ये पावर आता है आफ्टर पासिंग इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। In state word, you can say that the Constituent Assembly were the first independent sovereign parliament of the Republic of India. Still India is not an independent nation, but इसे का जो है कह सकते हैं कि पार्लियामेंट का रूप दिया गया है और इसकी स्वतंत्रता कायम रखने के लिए इस एक्ट के बाद यह प्रावधान किया गया है कि यह स्वतंत्र है, यह निष्पक्ष रूप से बिना किसी प्रभाव के संप्रभुत्व संपन्न एक बॉडी है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम कर सकती है, साथ साथ संविधान भी ये तो बना ही रही है। तो ये दूसरा चेंजेज आए। तीसरा चेंजेज आए जो है कि आफ्टर पासिंग द एक्ट ऑफ 1947 जो है मुस्लिम लीग जो है विड्रॉ कर लेती है कंस्टिट्यूएंट असेंबली से अपने आप को, ठीक है। इससे क्या है कि जो स्ट्रेंथ केम डाउन, जो हमारे सदस्यों की संख्या रहती है, जो मेंबर्स जो रहते हैं ना, ऑब्वियसली इसी बात है कि जितने भी मुस्लिम्स मेंबर है जो पाकिस्तान के सपोर्टर्स थे इन द डिमांड of making Pakistan as another independent nation by dividing India, तो उस प्रकार से जो है अब है मात्र 299 मेंबर्स रह जाते हैं इंस्टेड ऑफ 389। तो ये पूरा का पूरा हो गया, स्ट्रेंथ जो है कम डाउन हो जाते हैं। तो ये तीन बेसिक चेंजेस जो है मतलब कह सकते हैं कि आमूल चमूल परिवर्तन होना आफ्टर एक्ट ऑफ 1947, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके कुछ और फंक्शंस के बारे में जानते हैं। जैसे हम लोगों ने फंक्शंस पढ़ा कि एक तरह के पार्लियामेंट की तरह काम करेंगे, लेजिस्लेटिव बॉडी बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। किसी भी बिल को जो ब्रिटिश नियम कानून है उसे या तो एब्रोगेट कर सकती है, अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, नए बिल को इंट्रोड्यूस कर सकती है। अब कुछ अदर फंक्शंस जो है रेक्टिफाई, इनके द्वारा जो किया गया मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कि रेक्टिफाई इंडियन मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ। देखिए जो कॉमनवेल्थ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसमें मेंबरशिप को लेके चाहे तो इंडिया अभी भी स्वतंत्र है, अगर चाहे तो वो विड्रॉ कर सकती है। तो उसके लिए है कि इंडिया एज ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ उसको जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली रेक्टिफाई करती है। रेक्टिफाई करने का मतलब है उसे पुष्टि करना, उसका समर्थन करना। मतलब हम भाई कोई जैसे अभी बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्वाड होता है, यूएन होता है, तो यूएन में अगर कोई भी हम एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उसको अपने देश और अपने संविधान, अपने पार्लियामेंट में उसे रेक्टिफाई करना होता है, उसकी पुष्टि करनी होती है और उसको कह सकते हैं अप्रूव करना होता है बाय द इंडियन पीपुल, और कह सकते हैं इंडिया के संविधान के अनुसार और इंडियन के पार्लियामेंट में, तभी वो हमारे देश में इंप्लीमेंट हो पाएगा या उसके नियम कानून जो है लागू हो पाएंगे या फिर हम उस नियम को मानने के लिए बाध्य हो पाएंगे। तो इंडियन मेंबरशिप जो है कॉमनवेल्थ का वो रेक्टिफाई करती है। एडॉप्टेड नेशनल फ्लैग, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज को एडॉप्ट किया जाता है, तिरंगा को। नेशनल एंथम, ठीक है, नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगान वगैरह, ठीक है, इन तमाम चीजों को जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही जो है रेक्टिफाई किया जाता है, एडॉप्ट किया जाता है। आगे है इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम स्वतंत्र भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो ये पूरे के पूरे कुछ मूलभूत जो है ना, जो बेसिक चीजें हैं, जो फंक्शंस हैं, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली को बनने के बाद, देखिए संविधान का तो निर्माण मतलब करने के लिए स्पेशली बनेंगे थी, लेकिन एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी ये इट्स नाउ एक्टिंग एज ए पार्लियामेंट। इसका कुल अगर काम वर्किंग डेज के बारे में बात करें, 2 years 11 month एंड 18 days, 2 साल 11 महीना और 18 दिन ये पूरे के पूरे काम करती है। एंड गोन थ्रू 60 कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, लगभग 60 से अधिक राष्ट्रों के संविधानों का यह निरीक्षण करती है, उसका अध्ययन अध्यापन करती है और उससे कुछ जो मूलभूत और कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंडिया के वेलफेयर और इंडियन के सिटीजन के हित में कह सकते हैं कि उसका उपयोग किया जाता है, वैसे प्रोविजंस, वैसे शेड्यूल, वैसे आर्टिकल एंड वैसे कह सकते हैं कि नियमावली को अन्य राष्ट्रों से हमने अपनाया है, ठीक है, हमने बोरो किया है।
तो ये 60 देशों से 60 कंट्री से भी अधिक जो है संविधान से हम गुजर कर जो है अपने संविधान का निर्माण किए हैं। तो ये पूरे के पूरे है बेसिकली हम लोगों ने इसके बारे में जाना। आगे हम लोग जितने भी कह सकते हैं ना कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हम लोग लक्ष्मीकांत का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग अभी और आगे पढ़ेंगे, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह हो गया, जितने सब कमिटीज वगैरह थे इसके बारे में भी जानेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।